दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये प्रश्न यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के साथ यूपीपीएससी द्वारा आयोजित किए जाने वाले अन्य परीक्षाओं जैसे आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और एलटी ग्रेड आदि परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ आदि परीक्षाओं के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को। पहला प्रश्न दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें आप देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, सूची 1 में बांध और सूची 2 में नदी दी गई है कि किस नदी पर ये बांध अवस्थित हैं। किसाऊ बांध, दोस्तों आप जान लीजिए कि किसाऊ बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये टोंस नदी पर स्थित है। लखवार बांध ये आपका यमुना नदी पर, पोंग बांध आप जान लीजिए ब्यास नदी पर स्थित है और साइलेंट वैली बांध ये कुंथी पूजा नदी पर। तो सही सुमेलन क्या हो जाएगा, 3 1 2 4। यहाँ पर देखिए 3 1 2 4 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों देखिए एक बार फिर से आप याद कर लीजिए, किसाऊ बांध टोंस नदी पर, लखवार बांध यमुना नदी पर, पोंग बांध ब्यास नदी और साइलेंट वैली बांध ये कुंथी पूजा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आणविक खनिजों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए कि कौन से आणविक खनिज हैं। देखिए यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ग्रेफाइट और इल्मेनाइट। तो आप जान लीजिए दोस्तों आणविक खनिजों में यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, बेरिलियम और इल्मेनाइट शामिल हैं। इसमें ग्रेफाइट नहीं शामिल है। तो 1 2 3 5 देखिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। आणविक खनिजों में 1 2 3 और 5 शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन की पहचान करके दिए गए कूट में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन है कि भारत में सर्वोत्तम किस्म के संगमरमर की प्राप्ति मकराना क्षेत्र से होती है। बिल्कुल सही है। मकराना क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये सही नहीं है क्योंकि मकराना क्षेत्र जो है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो मकराना क्षेत्र जो है ये राजस्थान के सांभर झील के समीप स्थित है। तीसरा है कि ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण मकराना संगमरमर से हुआ है, तो सही है। तो आप जान लीजिए दोस्तों 1 और 3, कथन 1 और 3 आपके सही हैं। देखिए ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगर इस प्रश्न की हम व्याख्या देखेंगे तो आप जान लीजिए कि भारत में सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर राजस्थान के सांभर झील के समीप मकराना क्षेत्र से प्राप्त होता है और आगरा के ताजमहल और कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण मकराना क्षेत्र के संगमरमर से हुआ है। मकराना क्षेत्र पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 की नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन की पहचान करके दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन है आपका, देखिए पहला कथन है कि धात्विक खनिज आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। और दूसरा है अधात्विक खनिज परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, दोनों ही कथन आपके सही हैं, 1 और 2 दोनों। दोस्तों धात्विक खनिज आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं और धात्विक खनिज को लोहांश खनिज और अलौह धातु में बांटा जाता है। लौह युक्त खनिजों में मैग्नीज, क्रोमियम, कोबाल्ट, जबकि अलौह धातु में तांबा, सीसा, जस्ता शामिल हैं। अधात्विक खनिज परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत डोलोमाइट, चूना पत्थर, अभ्रक इत्यादि को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 5, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सूची 1 में राज्य और सूची 2 में लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र दिए गए हैं। छत्तीसगढ़, तो डाली राजरा पहाड़ी दोस्तों ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कर्नाटक में जो लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है बंगारकल है। ओडिशा में बादाम पहाड़ स्थित है जो कि लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है और झारखंड में नोवा मंडी।
तो छत्तीसगढ़ में डाली राजहरा पहाड़ी, कर्नाटक में बंगारकल, ओडिशा में बादाम पहाड़ और झारखंड में नोवा मंडी लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र जो है स्थित है। तो 2143 मिलाइए, 2143 ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकृति में तांबा जिन रूपों में मिलता है उसकी पहचान कीजिए और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, चेल्कोपायराइट, चेल्कोसाइट और बोरनाइट के सल्फाइड के रूप में, क्यूप्राइट के ऑक्साइड के रूप में और मैचेलाइट और एजुराइट के कार्बोनेट के रूप में। तो आपसे पूछा गया है कि प्रकृति में तांबा किन रूपों में मिलता है। दोस्तों, प्रकृति में तांबा खनिज कई रूपों में पाया जाता है। ये क्यूप्राइट के ऑक्साइड के रूप में, चेल्कोपायराइट, चेल्कोसाइट और बोनाइट के सल्फाइड के रूप में और मैचेलाइट और एजुराइट के कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। तो 1, 2, 3 यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन का चुनाव कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए, भारत के शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य ओडिशा और झारखंड है, बिल्कुल सही है। और मलाज खंड राजस्थान का प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मलाज खंड ये कहाँ पर स्थित है, ये मध्य प्रदेश यानी एमपी में है, न कि राजस्थान में। तो केवल कथन 1 आपका सही हो जाएगा, कथन 2 गलत है। मलाज खंड दोस्तों बालाघाट मध्य प्रदेश का प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है, न कि राजस्थान का। और आप जान लीजिए, भारत में तांबा का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य से होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें राज्य और कोयला उत्पादक क्षेत्र आपको इसमें मिलान करने हैं। देखिए, तेलंगाना में जो है सिंगरैनी कोयला उत्पादक क्षेत्र है। और ओडिशा में आप देखिए, ओडिशा में तलचर। मध्य प्रदेश में जो प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है वो सोहागपुर है और झारखंड में कर्णपुरा। तो मिलान किस तरह से हो सकता है, आप देखिए, कूट जो हो जाएगा ये 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3 कौन सा विकल्प है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप जान लीजिए, छत्तीसगढ़, सिंगरैनी तेलंगाना का, तलचर ओडिशा, सुहागपुर मध्य प्रदेश में और कर्णपुरा झारखंड में स्थित प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए गए कथन में से सही कथन का चुनाव करके कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है कि भारत में सबसे पहला तेल का कुआं गुजरात के माकूम क्षेत्र में खोदा गया था। तो ये आपका सही नहीं है, क्योंकि भारत में सबसे पहले खनिज तेल का कुआं 1867 में असम के माकूम क्षेत्र में खोजा गया था, न कि गुजरात के। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा है डिगबोई, नाहरकटिया और सुरमा घाटी ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। तो ये आपका सही है। आप जान लीजिए, ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी के प्रमुख तेल उत्पादक केंद्रों में डिगबोई, सुरमा घाटी, नाहरकटिया इत्यादि शामिल हैं। तो केवल 2 यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 पर आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों, राज्य और ताप विद्युत उत्पादन केंद्र का मिलान करना है। आप देखिए, छत्तीसगढ़ में लारा ताप विद्युत केंद्र है। झारखंड में देखा जाए तो पतरातू। मध्य प्रदेश में कौन सा, मध्य प्रदेश में गदरवारा और महाराष्ट्र में कोराडी ताप विद्युत केंद्र है। तो सही मिलान आपका हो जाएगा 3, 1, 4, 2। देखते हैं, 3, 1, 4, 2 ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आप जान लीजिए कि लारा ताप विद्युत केंद्र छत्तीसगढ़ में है, पतरातू झारखंड में, गदरवारा मध्य प्रदेश और कोराडी महाराष्ट्र में स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें आप देखिए, सूची 1 में राज्य और सूची 2 में एनटीपीसी की गैस आधारित परियोजनाएं दर्शाई गई हैं। राजस्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान का एनटीपीसी की गैस आधारित परियोजना अंता में स्थित है।
गुजरात में कवास में, उत्तर प्रदेश में ददरी में और हरियाणा में फरीदाबाद में एनटीपीसी की गैस आधारित परियोजनाएं हैं। तो आप देखिए 2 1 3 4 ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि सही सुमेलन इस तरह से होगा, अंता एनटीपीसी की गैस आधारित परियोजना राजस्थान में, कवास गुजरात में, ददरी उत्तर प्रदेश में और फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में भारी जल संयंत्र के संबंध में विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। नांगल, तूतीकोरिन, कोटा, तलचर और हजीरा। इसमें से आपको बताना है कि हैवी वाटर संयंत्र कहाँ पर स्थित हैं भारत में। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में 8 भारी जल संयंत्र हैं। 8 ये कौन कौन से हैं तो याद रखिएगा, तूतीकोरिन, बडोदरा, नांगल, तलचर, थाल, कोटा, हजीरा और मानगुरु। तो भारी जल का प्रयोग जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर होता है उसमें मॉडरेटर या मंदक और कूलेंट के रूप में होता है। तो इसमें से कौन कौन से सही हो जाएंगे आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 यहाँ पर सभी जगहों पर भारी जल संयंत्र यानी गुरु जल संयंत्र स्थित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सही कथन का चुनाव करके नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 में की गई थी, तो सही है। दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 1966 में की गई थी, तो ये सही नहीं है। भारत में दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा 1956 में हुई थी और भारत में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी, तो बिल्कुल सही है। केवल जो है दोस्तों आप जान लीजिए, भारत में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की जो स्थापना है ये ब्रिटेन के सहयोग से की गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप देखिए, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा दोस्तों आप जान लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 1 और 3 ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन कीजिए। इसमें शहर और लघु उद्योग केंद्र का मिलान करना है। देखिए, शिवकाशी ये माचिस उद्योग के लिए, वापी ये रसायन यानी केमिकल के लिए, मोदी नगर ये चीनी मिल के लिए और भोपाल कीटनाशक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो सही सुमेलन हो जाएगा 2 3 4 1। तो देखिए 2 3 4 1 ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अवतल दर्पणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड जो है कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। आप देख सकते हैं, वस्तु को फोकस पर रखने से प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, बिल्कुल सही है। और वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखने पर प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, तो ये सही है। अवतल दर्पण के संबंध में दोनों ही कथन आपके सही हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 आपके दोनों सही हैं। दोस्तों अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस पर रखने से प्रतिबिंब अनंत पर, जो कि बहुत बड़ा उल्टा और वास्तविक होता है। वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखने पर प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है, जो वस्तु से समान आकार में होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। सूची 1 में वैज्ञानिक उपकरण और सूची 2 में इनके उपयोग दिए गए हैं। यहाँ पर आप देखिए, ऑडियोमीटर का कार्य ध्वनि की तीव्रता का मापन करना है। कैलोरीमीटर इससे ऊष्मा का मापन होता है दोस्तों। साइटोट्रोन इससे क्या होता है, कृत्रिम मौसम उत्पन्न किया जाता है। और टेलेक्स समाचारों के आदान प्रदान में प्रयोग किया जाने वाला वैज्ञानिक उपकरण है। तो 1 2 4 3 आप देख सकते हैं, 1 2 4 3 ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे ब्लाइंड कोल कहा जाता है? एंथ्रेसाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट या पीट? तो सही उत्तर है एंथ्रेसाइट को। आप जान लीजिए दोस्तों, एंथ्रेसाइट कोयला सबसे उत्तम कोटि का कोयला होता है। इसमें लगभग 90 से 95% कार्बन पाया जाता है और इसे कॉफी कोल, ब्लाइंड कोल या क्रा कोल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए ध्वनि प्रदूषण के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है?
इसका मापन डेसिबल से होता है, बिल्कुल सही है। डेसिबल मापन माइनस से प्रारंभ होता है, सही नहीं है। मनुष्य के कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं, बिल्कुल सही है। और वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 में संशोधन करते हुए 1987 में ध्वनि प्रदूषकों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, बिल्कुल सही है। तो ए, सी और डी सही हैं, बी आपका गलत है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। डेसिबल का मापन माइनस में नहीं होता है। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न संख्या 19 की किगाली समझौता किससे संबंधित है, आपको बताना है। तो उत्तर है दोस्तों HFC यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन श्रेणी के ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है किगाली समझौता। अक्टूबर 2016 में आप जान लीजिए रवांडा के किगाली शहर में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ और इस समझौते के द्वारा वर्ष 2100 तक वैश्विक तापमापन की वृद्धि को 0.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष दिखाई नहीं पड़ता है, ये कथन है। कारण है कि इस समय सूर्य सीधे सर के ऊपर होता है, इसलिए वर्षा की बूंदों से प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो पाता है। इसमें बताना है कथन और कारण पर आधारित प्रश्न में। तो उत्तर हो जाएगा कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। आप जान लीजिए दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष नहीं दिखता क्योंकि इस समय वर्षा की बूंदों का अपवर्तन नहीं होता। कथन ए सही है और कारण इसका सही स्पष्टीकरण है। आप जान लीजिए कि इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में ही दिखता है। उदाहरण के लिए सूर्योदय के समय इंद्रधनुष पश्चिम में और सूर्यास्त के समय पूर्व दिशा में दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि वायु के बुलबुले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पर है कि वायु के बुलबुले की सतह उत्तल होती है, बिल्कुल सही है। और पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, तो ये सही है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 1 और 2 दोनों सही हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वायु के बुलबुले की सतह उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती है। यद्यपि पानी में डूबने पर इसकी प्रकृति बदल जाती है क्योंकि पानी का अपवर्तनांक वायु से अधिक होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए किस तापक्रम पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने समान तापमान दिखाते हैं। तो एक फार्मूला है C/5 बराबर F-32/9। तो इसमें आप जब सेट करेंगे तो -40 डिग्री सेल्सियस पर, -40 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों याद रखिएगा कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट यानी डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों तापमान -40 डिग्री पर एक समान होते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि ऑप्शन देखिए जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, वायु दाब बढ़ जाता है, ए और बी दोनों। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्योंकि आप जान लीजिए दोस्तों प्रेशर कुकर में बाहर की तुलना में वायु दाब अधिक होता है, जिसके कारण जल का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। इसलिए जल में सामान्य की तुलना में ऊष्मा की मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है और खाना जल्दी पक जाता है। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी कचरों या परमाणु कचरों को निपटाने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? मरुस्थल, समुद्र, जंगल या नमक की खाने? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर है नमक की खाने। याद रखिएगा परमाणु कचरों को निपटाने का सबसे उपयुक्त तरीका पुरानी नमक की खाने हैं, क्योंकि वहाँ से विकिरण का प्रभाव बहुत ही कम बाहर निकलता है और नमक की खाने भूजल में इसके श्रावण के प्रति भी प्रतिरोधी होते हैं, इसलिए ये कम से कम नुकसानदेह होता है। रेडियोधर्मी कचरे का निपटान करने का सबसे उपयुक्त तरीका नमक के खाने हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। एक नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर सुमेलित नहीं है। तो आपसे पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो केवल एक ऐसा होगा जो सुमेलित नहीं है, अन्य आपके सही सुमेलित होंगे। आप देखिए दोस्तों यहाँ पर एक नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है, सही है। एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। एक हार्स पावर 746 वाट नहीं, 786 वाट नहीं बल्कि 746 वाट के बराबर होता है। एक माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है।
इसमें आपसे पूछा गया था कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी देखिए बहुत ही आसानी से आप जान सकते हैं। 1 हार्स पावर 746 वाट के बराबर होता है, न कि 786 वाट के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और तेल का एक बैरल 159 लीटर का होता है, बिल्कुल सही है। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डाबसन में मापी जाती है, बिल्कुल सही है। और क्यूसेक का प्रयोग जल के बहाव को मापने के लिए किया जाता है। तो तीनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आप देखिए साइक्रोमीटर जो है साइक्रोमीटर शर्करा युक्त विलयन की सांद्रता, ये देखिए ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइक्रोमीटर के द्वारा सापेक्षिक आर्द्रता का मापन किया जाता है और शर्करा युक्त विलयन की सांद्रता का मापन सैक्रीमीटर, ऐसे सैक्रीमीटर होता है, न कि साइक्रोमीटर। तो सैक्रीमीटर से शर्करा युक्त विलयन की सांद्रता मापी जाती है, क्रोनोमीटर से समय, एनीमोमीटर से वायु वेग और फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए आपका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। अल्टीमीटर, तो अल्टीमीटर से ऊंचाई मापी जाती है। एनीमोमीटर जो है दोस्तों ये वायु का वेग मापने का यंत्र है। फोटोमीटर ये क्या है? फोटोमीटर से क्या मापा जाता है? प्रकाश की तीव्रता। और सोलेरीमीटर सौर विकिरण मापने का यंत्र है। तो देखिए 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4 कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। दूध का घनत्व तो लैक्टोमीटर से मापा जाता है, सही है। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता हाइड्रोमीटर से, ये आपका सही नहीं है, क्योंकि वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर से किया जाता है, हाइग्रो न कि हाइड्रोमीटर। बादलों की ऊंचाई नेफोस्कोप से और तरल की श्यानता विस्कोमीटर से मापी जाती है। तो इसमें कौन सा? ऑप्शन बी सही सुमेलित नहीं है, अन्य विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। आज के प्रैक्टिस सेट का 30वां और आखिरी प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? देखिए 22.1 किलोमीटर प्रति सेकंड, 12.1 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या 9.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिससे किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह उसके गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और वो पिंड वापस नहीं आता है। और पृथ्वी के संदर्भ में पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यानी यदि कोई वस्तु 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से पृथ्वी ऊपर फेंकी जाएगी तो वो पिंड वापस पृथ्वी पर लौटकर नहीं आएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और अन्य राज्यों द्वारा आयोजित सामान्य अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया। ये प्रश्न स्टैंडर्ड यानी मानक प्रकृति के हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।